यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। शेरशाह सूरी की गिनती इतिहास के उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि इन्होंने केवल 5 वर्ष तक शासन किया और इनकी मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर ही इनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। कानूनगो एक आधुनिक इतिहासकार हैं और इन्होंने शेरशाह के जीवन का गहरा विश्लेषण किया है। इनका ये कहना है कि शेरशाह सूरी किसी भी मामले में अकबर से कम नहीं थे। आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से रिलेटेड एक प्रश्न मेंस में पूछा जाता है, क्या शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा जा सकता है? तो ये जो लेक्चर है हम यहाँ इस बात पर डिस्कस करेंगे, क्या शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा जा सकता है। शेरशाह सूरी ने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान की सूरत को बदल दिया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी के अभियान में शेरशाह सूरी ने बाबर का सहयोग किया था। ये वही दौर था जब इन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने का ख्वाब सजोया था और अगर ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए शिद्दत से मेहनत की जाए तो वो मुकम्मल हो ही जाते हैं। तो यह हमें देखने को मिलता है शेरशाह की जीवनी से। इसी दौरान बाबर ने जब इन्हें देखा तो अपने वजीर निजामुद्दीन अली खलीफा से कहा था कि शेरशाह पर नजर रखो, इसके माथे पर मुझे राजसी चिन्ह दिखाई देते हैं। मैंने इससे भी अधिक बहादुर और महान अफगान अमीरों को देखा है, परंतु उन्होंने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। मुझे इसमें महानता और शक्ति के चिन्ह दिखाई देते हैं, इसे गिरफ्तार कर लो। तो इसके बाद शेरशाह सूरी मुगलों की शरण से निकल गए थे और इसी दौरान इन्होंने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। और हम देखते हैं कि इन्होंने अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए मेहनत की और बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को भारत के बाहर भी खदेड़ दिया। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जानेंगे हर लिहाज से उनकी एक आम आदमी से शहंशाह बनने तक के सफर को। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल बादशाहत बाबर के बाद हुमायूं के पास थी। हुमायूं आगरा से रहकर पूरी सल्तनत पर शासन करता था। इसी सल्तनत का हिस्सा था बंगाल और बीच में पड़ता था बिहार। हुमायूं बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, वहीं महत्वाकांक्षी अफगान शेरशाह सूरी भी बंगाल को और या कहें पूरे भारत को अपने अधीन लाना चाहता था। पर हालिया उसकी रणनीति केवल यही थी कि बंगाल को अपने अधीन में। यही वजह है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य संघर्ष अपरिहार्य हो गया था, परंतु दोनों के मध्य समझौता हुआ था और इस बात को स्वीकारा गया था कि बंगाल और बिहार मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे शेरशाह के अधीन रहेंगे। परंतु फिर भी इस प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध अपरिहार्य हो गया और चौसा के युद्ध में हम देखते हैं पहली बार कि दोनों आमने सामने हुए। परंतु विलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कड़ी शिकस्त दी और इसके बाद 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में पहुंचकर अपना राज्याभिषेक करवाया। अगर विलग्राम के युद्ध से संबंधित और चौसा के युद्ध से संबंधित आपको जानकारी नहीं है तो इस पर एक लेक्चर में ले चुका हूं, आप देख सकते हैं।
शेरशाह के जीवन की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। पहली पुस्तक है त्वारीख शेरशाही, जो लिखी है अब्बास खां शेरवानी ने। इसे तोहफाए अकबर शाही भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने ही इसका अनुवाद करवाया था। कानूनगो ने भी एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम है शेरशाह में उसका नाम। इनका जन्म कुछ लोग 1472 ईस्वी में मानते हैं, जबकि जो पेपर में पूछा जाता है वो कानूनगो के अनुसार ही है, वो 1486 ईस्वी में माने जाते हैं, नरवाल में। इनका जो मूल नाम था वो फरीद था, पिता का नाम हसन था, और इन्होंने अपनी शिक्षा जौनपुर से ही ग्रहण की थी। ये जौनपुर वही है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और जिसे एक समय में पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। पेपर में प्रश्न पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। इनकी उपाधियां भी है हजरत आला और शेर खां। शेर खां उपाधि इन्होंने ली थी जब बहार खां जो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे और उन पर ऐसा कहा जाता है कि एक शेर ने हमला कर दिया था, तो इस शेर को शिकस्त दे दी थी शेरशाह सूरी ने, तो बहार खां ने ही शेर खां की उपाधि ली थी। और सुल्तान उल अदल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों का सहयोग किया था और इसी दौरान कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। और हम देखते हैं कि जब विलग्राम का युद्ध हुआ था तो ब्रह्मजीत गौड़ नाम के एक सिपह सलार थे, शेरशाह सूरी के बहुत बहादुर थे। तो ब्रह्मजीत गौड़ को शेरशाह सूरी ने हुमायूं के पीछे लगा दिया था, उन्हें मारने के लिए नहीं, केवल भारत से खदेड़ने के लिए। मतलब ये देखिए कि कही हुई वाणी को उन्होंने सिद्ध कर दिया था। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में इन्होंने महमूद लोदी का सहयोग किया। 1530 ईस्वी में चुनार के मृतक हवलदार की विधवा लाड़ी मल्लिका से निकाह किया। इसके बाद गाजीपुर के सूबेदार नसीर खान लोहानी की विधवा गोवर गोसाई से विवाह किया। इन दोनों विवाह के पश्चात शेरशाह सूरी को अपार संपदा प्राप्त हुई और इन्होंने अपनी स्थिति ठीक हुई। इस स्थिति को ठीक करने के बाद इन्होंने बिहार का जो क्षेत्र है वहां शासन करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि बिलग्राम के युद्ध के बाद जब इनका एक छत्र राज कायम हुआ और इन्होंने आगरा के सिंहासन पर पहुंचकर अपना राज्याभिषेक कराया तो पूरे भारत पर शासन किया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को या अपनी बादशाहत को विस्तार देने के लिए कुछ विजय अभियान भी किए। इनमें से सबसे पहला जो विजय अभियान था वो है गोखरों के विरुद्ध, जो इसने भेजा 1541 ईस्वी में हैबत खां और खवास खां के नेतृत्व में। इसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो नहीं कर सका, पर उनकी रोकथाम के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। एक टाइप की एक जनजाति हुआ करती थी और बार बार हमले किया करती थी, तो इस वाले क्षेत्र में पंजाब में यहाँ पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवा दिया था। महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1543 में जो शेरशाह सूरी का रायसीन अभियान है ये विशेष महत्वपूर्ण है और खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से। रायसीन पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ का जो शासक है वो पूर्णमल था और किले को घेर लिया गया था। पर एक समय शेरशाह सूरी को लगा कि किले में प्रवेश करना संभव नहीं है। इस स्थिति में शेरशाह सूरी को लगा कि समझौता कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किले में रसद सामग्री समाप्त हो रही थी। पूरनमल भी यही चाहते थे कि समझौता कर लिया जाए, पहुंचा जाए। तो दोनों में समझौता हो गया। पर जैसे ही पूरनमल अपने किले से बाहर निकला तो जो मौलाना है उनके कहने पर शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रायसीन अभियान है इसमें कुछ राजपूतों ने अपने परिवार वालों की हत्या की और अंधाधुंध तरीके से शेरशाह सूरी की सेना पर कूद पड़े। भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में
तोरनमल जो है वो मारा गया। कुतुब खां जो इन्हीं के वंश से थे, उन्होंने इस युद्ध से शर्मिंदा होकर आत्महत्या भी कर ली थी और तोरनमल की मृत्यु के पश्चात यहाँ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर भी किया था। रायसीन की इसी घटना को शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई जो शेरशाह सूरी थे वो धर्मनिरपेक्ष शासन करते थे और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का पलड़ा इस्लाम की तरफ झुक गया था। मारवाड़ विजय की इन्होंने 1544 ईस्वी में, और मारवाड़ पड़ता है राजस्थान में, जो आप यहाँ मैप में देख भी पा रहे हैं जी। यहाँ का शासक मालदेव था और इसी के दो सेनानायक थे, जैता और कुप्पा। जैसे ही शेरशाह सूरी की सेनाएं मारवाड़ पहुंची तो इन दोनों सेनानायकों ने शेरशाह सूरी की सेना को अस्त व्यस्त करके रख दिया, परंतु दुर्भाग्य से ये दोनों मारे गए और इनसे भयभीत होकर शेरशाह ने कहा था कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान के ताज को दबा देता। महत्वपूर्ण और पेपर में पूछा गया है। इनका अंतिम विजय बयान रहा है 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो शासक था वो कीरत सिंह था और यहाँ एक बहुत सुंदर नृत्यांगना थी और इसे हथियाने के लिए ही शेरशाह सूरी ने यहाँ आक्रमण किया था। परंतु कीरत सिंह जो था वो इस नर्तकी पर मोहित था तो इसे देने से इनकार कर दिया था। किले का दरवाजा तोड़ने के लिए जब शेरशाह सूरी की सेना के द्वारा गोले बारूद बरसाए जा रहे थे तो किले की दीवार से टकराकर एक बारूद घर के पास आकर पड़ा जहां शेरशाह सूरी का सामियाना लगा हुआ था, तो फट पड़ा और इसमें जो है शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर भी उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जस तस उन्हें जो है ये किला जीतना है। किला जीत लिया गया और जब देखा कि भाई किला जीत लिया है तो उन्होंने अंतिम शब्द कहे कि या खुदा तूने मेरी अंतिम इच्छा को पूरी कर दी, और इसी के साथ इनकी मृत्यु हो गई। आरंभ में इन्हें लालगढ़ में दफनाया गया, परंतु बाद में इनके द्वारा बनवाए गए सासाराम के मकबरे में इनके जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ ले जाया गया। शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने कम समय में ही कुछ प्रशासनिक सुधार किए हैं और कुछ जनकल्याण के भी कार्य किए हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि शेरशाह सूरी जो थे वो अकबर के पूर्वगामी थे। चलिए देख लेते हैं इनके प्रशासनिक सुधारों को। देखिए, इन्होंने कोई नई व्यवस्था को शुरू नहीं किया, जो पहले से चले आ रहे विभाग थे या व्यवस्थाएं थी उनको नई ऊर्जा के साथ लागू किया। जैसे दीवान वजारत जो वजीर का हेड ऑफिस था, ये वित्त संबंधी विभाग हुआ करता था, इसको उत्साह के साथ लागू किया। दीवान अर्ज जो सैनिक विभाग था बलबन बना चुका था, इसका प्रधान आरजी मलिक होता था। दीवान इंसा जो शाही आदेशों को जारी करने का काम करती थी और इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको दबीर कहा जाता था। इसके अलावा दीवान रसालत और इसके प्रधान को सद्र कहा जाता था। धार्मिक और देश के जो मामले थे वो यही विभाग देखा करता था। इसी के अधीन दीवान कजा हुआ करता था और जिसको काजी देखा करते थे। तो सारे विभाग पहले से ही थे, बस नई ऊर्जा के साथ शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया जा रहा था। शेरशाह सूरी अपनी कठोर न्यायिक प्रणाली के लिए जाने जाते हैं और इनके समय में न्याय प्रणाली इतनी कठोर थी कि अपराध बहुत कम होते थे और अगर अपराधी इनके परिवार का भी हो तो उसको दंड देने में भी शेरशाह सूरी गुरेज नहीं करता था। शेरशाह सूरी ने कुछ राजस्व सुधार भी किए। इसने अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की समस्त भूमि की वास्तविक माप करवाई कि उसके राज्य में कितनी भूमि है और माप की गई भूमि को बीघे के आधार पर बांटा गया जैसे वर्तमान में है। पर अभी तो जो है जो मापने का जो पद्धति वो अकबर के तरीके से है। इन्होंने गज सिकंदरी को आधार बनाया जो 32 अंक का होता था। तो कोई भी किसान होता था, अगर उसको जमीन लेनी होती थी तो उसके लिए जो है हस्ताक्षर करने होते थे किसान को राज्य के साथ इकरारनामे पर। इकरारनामा कह लीजिए या एग्रीमेंट कह लीजिए, उसमें साफ लिख दिया जाता था कि कितनी जमीन है, कितना कर देगा, कैसे देगा।
मतलब किस मोड़ से देगा। लगान को लागू करते हुए ध्यान में रखा जाता था कि भाई उदार तरीके से रखी जाए, पर वसूलते समय कठोरता का परिचय दिया जाता था। मतलब जितनी एग्रीमेंट में लिखी गई उतनी लगान जस्ट तरीके से वसूली थी। लगान को नगद और अनाज दोनों के रूप में वसूला जाता था। हालांकि प्राथमिकता यही होती थी कि भाई नगद मिले, पर अगर नहीं मिलता था तो उत्पादन का 1/3 राज्य के द्वारा वसूला जाता था। कुछ भू राजस्व पद्धतियां भी हैं जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। जैसे इक्तदारी है अलाउद्दीन ने अपनाई थी, और सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी, और इन्हीं को आधार बनाया शेरशाह सूरी ने। अकबर ने जो है दहसाला पद्धति, जिसमें जरीब है जिसे वर्तमान में मापते हैं, बड़ी सी संखल जैसी होती है, तो ये अकबर की देन है। सिकंदर लोदी जो है इसी की व्यवस्था को अपनाया था शेरशाह सूरी ने। और अगर आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि का परिचय दें, शेरशाह सूरी के जन्म का जो वर्ष है वो विवादित है। परीक्षा में प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि किसका शासनकाल था जब ये पैदा हुआ था, तो बहलोल लोदी है। आप देख लीजिए 1472 क्षेत्र कोई भी मानिए तो बहलोल लोदी का बैठेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी ने एक नई मुद्रा व्यवस्था कायम की। इन्होंने जो है पुराने घिसे पटे जो मिश्रित धातु के सिक्के थे उनको बंद किया। उनके स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का ग्रेन चलाया। इसके अतिरिक्त उसने आधे, चौथाई और 16 भाग के भी अनेक सिक्के चलवाए। देखो, अगर आपने रूपक पढ़ा है, रूपक चला है गुप्त काल में, और यह रुपया ये चला है शेरशाह के काल में। और इसके अलावा आप देखें रुपया जो वर्तमान में है ये चला है अंग्रेजों ने। तो पेपर में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किसके सिक्के को आधार बनाया था, तो आधार बनाया था शेरशाह वाले। ये तो आपको ये चीजें भी यहाँ याद रखनी है। सिक्कों पर शेरशाह ने अपना नाम, अपनी उपाधि, टकसाल का नाम जो अरबी और देवनागरी में खुदा होता था, खुदवाना शुरू किया। और चांदी और तांबे के जो सिक्के का अनुपात था वो 1:64 हुआ करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आता है। और एक ब्रिटिश इतिहासकार है स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ही आधार बना था। शेरशाह सूरी एक जन कल्याणकारी शासक था। इसने जो है अनेक जन कल्याण के कार्य किए, जिसमें से इसका प्रमुख कार्य है सड़कों का निर्माण। इसने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई। पहली सड़क जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सुनार गांव से पेशावर तक। इसको आप मोटा मोटा देख लीजिए, बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक की। इसी को ही ऑकलैंड ने जीटी रोड के रूप में तब्दील किया था। एक सड़क बनवाई आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली और मुल्तान तक। तीसरी बनवाई इसने मुल्तान से लाहौर तक, और चौथी मांडू से आगरा तक। सड़कों के किनारे जो है वृक्ष लगे होते थे, और 2-2 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनी होती थी। सराय में रहने की, खाने की पर्याप्त सुविधाएं हुआ करती थी। और ऐसा भी होता था कई बार शेरशाह सूरी भी जाता था तो सराय भी रुकता था। शेरशाह सूरी के लिए अलग से कक्ष बना होता था। शेरशाह सूरी की खास बात ये थी कि जब भी किसी सराय में रुकता था उसके आसपास के गांव को जो है भरपूर खाना खिलाया जाता था। उसके ये आदेश होते थे कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। इसके शासनकाल में कुछ सांस्कृतिक कार्य भी हुए, और पाटलिपुत्र का नाम पटना जो है वो उनके द्वारा ही किया गया है। इसने बिहार में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, और सासाराम का मकबरा बनवाया जो तालाब के बीच बना हुआ है, और स्थापत्य का एक नायाब उदाहरण है। इसने दीन पनाह को तोड़वा दिया जो हुमायूं ने बनवाया था, और इसके स्थान पर दिल्ली का पुराना किला बनवाया, और किले के अंदर ही किला एक कोहना मस्जिद बनवाई। कन्नौज में शेरसूर नाम का एक शहर बसाया, और इसने जो है अवधि के साथ साथ हिंदी भाषा को भी प्रश्रय प्रदान किया। हम देखते हैं कि जायसी ने पद्मावत और मंझन ने मधुमालती की रचना जो है वो इसी दौरान की है। अब विशेष बात यह है कि क्या इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जा सकता है। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि जो शेरशाह था उसमें लोमड़ी और शेर दोनों के गुण थे। लोमड़ी के गुण भी थे और शेर के गुण भी थे। वो कैसे कि अगर आपने गुलग्राम का युद्ध पढ़ा है तो जैसे ही जो हुमायूं था वो बंगाल से लौट रहा था तो शेरशाह सूरी जो है उसको पता था कि उसके पास सेना कम है, तो ताक लगाए बैठा हुआ था जैसे लोमड़ी है मौके का इंतजार करती है। तो जैसे ही बारिश हुई
मुगल शेरों में पानी भर गया, तो उसने जो है शेर की तरह अटैक कर दिया। तो पेपर में ये भी पूछा गया है। जो शेरशाह सूरी है, जो ऐसे इतिहासकार हैं जो मुगल जो शासक है उनको कम आंकते हैं, वो इनका वर्णन खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं। जैसे अगर ब्रिटिश इतिहासकार हैं तो वो मुगलों की कब्र पर स्थापित हुए थे, तो वो मुगलों की आलोचना ही करते थे। तो इस कंडीशन में वो शेरशाह सूरी को बढ़ चढ़ कर दिखाते थे। मतलब कहने का यह है कि वो इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अगर 5-7 साल का टाइम शेरशाह सूरी को मिल जाता तो मुगल तो आते नहीं, उनमें तो योग्यता थी नहीं। अर्थात अगर अकबर जो है, अकबर की लाइन इतनी है, तो जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं खासकर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के, तो वो शेरशाह सूरी की लाइन बड़ी खींचने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए ताकि वो अकबर को कम आंक सके, क्योंकि मुगलों में सबसे महान वही, और शेरशाह को महान बता सके जिन्होंने शासन नहीं किया। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत में अपना शासन सिद्ध करने का, अपने शासन के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कि हम इनको प्रवर्तक कहें या एक उत्कृष्ट प्रशासक कहें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो, प्रवर्तक हम उसको बोलते हैं जो चीजों को चलाए, स्टार्ट करे, और उत्कृष्ट प्रशासक उसको बोलते हैं जो चीजें हैं उनको बढ़िया ढंग से लागू करें। तो यूपीएससी ने बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि जो शेरशाह है उसने केंद्रीय प्रशासन में किसी नवीनता को पेश नहीं किया। पूर्ववर्ती मुस्लिम शासक जिस व्यवस्था को अपना रहे थे उसी व्यवस्था को इसने बनाए रखा। कोई नया विभाग, नई व्यवस्था इसके द्वारा शुरू नहीं की गई। आप ये देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का जो पद था, जिसे अकबर और शिवाजी ने शुरू किया है, उसको भी इसने शुरू नहीं किया था। ना ही इसने प्रशासनिक संभाल शुरू किए थे, जैसे प्रांत बटे हैं, प्रांतों का विभाजन कहते, कुछ स्टार्ट नहीं किया था। और नागरिक प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। ये उसके कोई मौलिक कार्य नहीं थे, जो पहले के शासक उनको अपनाए हुए थे, केवल वही किया हुआ था। कुशाग्र बुद्धि का तो धनी था ही, यही वजह है कि इसने पुरानी व्यवस्थाओं को बेहतरीन ढंग से चलाया। तो इसलिए हम इसे प्रवर्तक नहीं कह सकते, केवल उत्कृष्ट प्रशासक कह सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और प्री हो या मेंस दोनों चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन तो यही आता है कि शेरशाह सूरी में लोमड़ी से दोनों के गुण थे, आप कर सकते हैं। ये प्रवर्तक था या उत्कृष्ट प्रशासक था, प्रशासक था, ये भी आता है। और एक आता है कि इसको अकबर का पूर्वगामी कह सकते हैं, नहीं, तो ये आपने चीजें समझ ली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो शेरशाह से सीखिए। आप देखें, मुकम्मल करने के लिए जी जान लगा दीजिए। व्यवस्थाएं आएंगी, जाएंगी, चीजें बदलेंगी, पर जो लोग मेहनत करते हैं सही दिशा में सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनको सफल होना है, मेहनत करनी पड़ेगी। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप फेल हो जाओगे। चलिए, मिलते हैं नए लेक्चर में। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो वहां कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।